हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम 2026 के संदर्भ में टेस्ट नंबर 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 4 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है आपके अपने चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग सारे एमसीक्यू जो है कंप्लीट 100 क्वेश्चन फिर से टेस्ट लगाने वाले हैं विथ डीआई जो 100% यूपी लेखपाल के लिए उपयोगी होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अन्य एग्जामों में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि होमगार्ड में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, वीडियो में, ऐसे एग्जामों में आपका ये बेनिफिट पहुंचाने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ऑन जरूर से कर लें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेक्शन के लिए कार्य करता है और आपका प्रैक्टिस के लिए कार्य करता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले थे, ये भी बात सत्य है। उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सही बात है ये। उन्होंने लकड़ी के बक्सों में अनाज, बिल्कुल गलत बात है ये। लकड़ी के बक्से नहीं, मिट्टी से बनाते थे वो लोग, जिसमें अनाज रखा जाता था उनका। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान तक ठीक था, लेकिन पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया, ये बात गलत है। ठीक है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पालते थे, इस बात का भी प्रमाण नहीं मिलता है पूरी तरह से। हाँ, पालते थे, लेकिन बड़े पैमाने पे की बात यहाँ पे गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 व 3 की बात करते हैं। 2 व 3 क्या कह रहे हैं? ध्यानपूर्वक आप देखेंगे कि 2 और 3 में क्या कह रहा है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या रही है? दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या रही है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 1296 से 1316। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। उसका साम्राज्य जो था अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर कहां तक? उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अगर बात करें कुछ विजयों की इसकी, तो गुजरात विजय किया था इसने 1299 से 1300 ईस्वी के बीच। रणथंबोर विजय किया था 1301 ईस्वी में इसने किया था। इसके साथ साथ चित्तौड़ पर आक्रमण इसने 1303 में किया था। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके विजय अभियान है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो आप सभी जानते हैं, कट्टर पंथी के लिए जाना जाता था, हड़प नीति के लिए जाना जाता था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक चला था। इसका कार्यकाल 1856 तक इसका चला था, यानी 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल रहा। इस दौरान इसने व्यवगत सिद्धांत चलाया या हड़प नीति चलाया था। ठीक है ना, और याद रखिएगा आप लोग, हड़प नीति के तहत पहला जो राज्य इसने हड़प किया था, हड़पा था, वो था सतारा। कौन था? सतारा। ठीक है, और इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे, अवध जैसे राज्यों को भी इसने क्या कर लिया? विलय कर लिया अपनी इस नीति के अनुसार। ठीक, इसी के समय पे डलहौजी के समय में ही मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेलवे ट्रेन को भी चलाया गया था, आपको याद होगा 1853 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 व 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 व 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, और दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम निर्धारित किए थे, तो वो कितना निर्धारित किए थे आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। बंगाल में ... आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। किस आंदोलन के समय ऐसा किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के समय ऐसा झंडा इस्तेमाल किया गया था जो लाल, हरा व पीले रंग का हुआ करता था। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में।
जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? राष्ट्रवादियों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान पूर्वक देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कह रहा है कौन सी एक विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, तो आपको इसका उत्तर करना है। भारत अर्ध संघीय संरचना है, क्या ये बात सत्य है अथवा नहीं? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, शक्तियों का वितरण करता है, लिखित संविधानों और संविधान की सर्वोच्चता। इस प्रश्न में सबसे सही जो उत्तर बनेगा आपका, जो इसमें नहीं है, वो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यही आपका उत्तर नहीं होगा, यानी यही आपका सही आंसर बनेगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को कहां से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से इसको लिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किस संविधान से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था कह रहा है क्या मूल अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य है, क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व है, या सभी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व है आर्टिकल 40 में। किसमें? आर्टिकल 40 में इस बात का उल्लेख किया गया, भाग 4 में। किसमें? भाग 4 भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया 36 से 51, जिसमें से आर्टिकल 40 इस बात का उल्लेख करता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत? तो सौर मंडल के संदर्भ में अगर बात किया जाए सही ढंग से मेल खाता है तो वो है ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का सिद्धांत। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरह से मेल खाता हुआ सिद्धांत है। ठीक है ना। अगर बात करें नेबुलर परिकल्पना की, नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था? पियरे साइमन डी लाप्लासा द्वारा दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज के द्वारा नहीं दिया गया है। जबकि गैसी वाला जो हाइपोथेसिस है इसको दिया था इमैनुएल ने। किसने दिया था? इमैनुएल ने एवं इमैनुएल कांट, दोनों व्यक्तियों द्वारा दिया गया है ये। ठीक है ना। ग्रही वाला जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो थॉमस सी चेम्बरलिन के द्वारा दिया गया है, और इसके साथ साथ मोल्टन भी शामिल थे। कौन शामिल थे? मोल्टन। ठीक है ना। तो ये सभी सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको सभी को सही बता दिया है कौन सा सही होगा, और उसके साथ साथ नेबुलर और गैसीय, ग्रहीय, ये सब जो है सभी का सही उत्तर बताया, जिसको आपको याद रखना ही होगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछा जा रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली नदी द्वीप है, जो कहां है? असम में है। कहां पर है? असम में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? 11 में निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नेज नेस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ऑर्नेज नेस के द्वारा किया गया है। ये पर्यावरणवाद की ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों को बल देती है। ये बात आपको ध्यान रखना, अर्नेस्ट नेज की ये कल्पना है, सर्वप्रथम इन्होंने ही इस बात का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन एक है, क्या है ये भाई? ये ऑप्शन नंबर बी, अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। क्या है? अजैव अपघटकीय प्रदूषक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग डीडीटी के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो था 1972 में इसके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। कब किया गया था? 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये कीटनाशक है, क्या है? कृषि में यूज होने वाला कीटनाशक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है?
कह रहा है कौन से जीव समूह की जैव विविधता सर्वाधिक होती है। 13 नंबर का आंसर क्या बनेगा? कवकों की जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, किसकी? कवकों की जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, विश्वव्यापी है ये। जल, मिट्टी, जंतु, पौधे हर जगह ये विद्यमान है, सरलता से उग जाते हैं कवक, इसलिए इनकी जैव विविधता सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो हरित गृह प्रभाव से वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और हरित गैस बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस जो गैसें कहा जाता है जिनको, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन गैस हो गई, ये सभी के सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। ठीक है ना? नहीं आने वाली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती हैं। ये बात याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसों का की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है ना, बुंदेलखंड का हिस्सा है, ऐसी बात कह रहा है। क्या चंदौली है, औरैया है, महोबा है, एटा है, कौन सा है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड में जो शामिल जिले हैं, अगर मैं उनको बताऊं आपसे, तो झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है। तो उनमें से हम देख रहे हैं सिर्फ महोबा ऑप्शन में है, तो महोबा ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बुंदेलखंड में आने वाले जिलों को मैंने बताया, क्या क्या बताया? झांसी बताया, बांदा बताया, ललितपुर बताया, हमीरपुर बताया, जालौन बताया, महोबा बताया और चित्रकूट को बताया। ये सभी के सभी जिले जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किशन वन्य जीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है? किशन वन्य जीव अभ्यारण्य यह दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। किसका है? दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी 16 का बन जाएगा। किसका हिस्सा है? दुधवा नेशनल पार्क का। याद रखेंगे, यहां पर जो है दुधवा आपका किशन वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें जो है दलदली क्षेत्र है, इसमें पक्षी पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, हिरण, अजगर, टाइगर, तेंदुआ भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है ना? बात करें आगे हम लोग, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अगर दोस्तों आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? तमिलनाडु बताएंगे। जबकि कार्बेट नेशनल पार्क पूछे तो क्या कहां बताएंगे? उत्तराखंड बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था, किस वर्ष स्थापित हुआ था और किसके नाम पर स्थापित किया गया था। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस BUS क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 17 नंबर का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और सूचना ले जाता है, उसी को बस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। ये बात याद रखेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कह रहा है? निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है? जहां संतरा उगाया जाता है वहीं नींबू उगाया जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सहारनपुर व मेरठ। सहारनपुर व मेरठ आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले यहीं पे कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? रोजगार के दृष्टिकोण से 20 कह रहा है, क्या है आंसर इसका? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हैंडलूम, या इसे आप बोल सकते हो हथकरघा उद्योग। क्या बोल सकते हो? हथकरघा उद्योग। अगर मैं बात करूं हथकरघा उद्योग की, तो ये किन किन जिलों में सबसे ज्यादा होता है? तो मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, बाराबंकी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, टांडा हो जाएगा, मुबारकपुर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। ये सब इसके केंद्र हैं। अमरोहा, मऊ को भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर,
उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, वो कौन सा शहर है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा चुनार। आंसर क्या होगा? चुनार। आप सभी जानते हैं चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं सिरेमिक वाला जो बर्तन वगैरह होता है, आपका जार वगैरह बनता है, बाउल वगैरह बनता है, वो आप चुनार में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे हर एक तरह के प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं सिरेमिक के। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चुनार का किला भी चुनार में ही है, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ इसके संदर्भ में अगर कुछ और बात करें, जैसे बरेली हो गया, तो बरेली किसके लिए जाना जाता है? सुरमा के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग जिले जाने जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सबको डेवलप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कह रहा है विंध्य प्रदेश में मिर्जापुर प्रसिद्ध है अपने किस उपक्रम के लिए? मिर्जापुर अपने किस उपक्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं मिर्जापुर जो है सीमेंट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सॉरी दोस्तों, सीमेंट के लिए जाना जाता है। तथा मिर्जापुर जो है एक ऐसा स्थल है जहां पे विंध्याचल देवी माता का मंदिर है, अष्टभुजी मंदिर है, कालीखोप पवित्र मंदिर है। ठीक है ना, इनके लिए भी ये प्रसिद्ध है। आप ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ किले से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782, याद रखिएगा। इस टाइम वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1803 से 1806, लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम पे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग के समय यह हुआ था। ठीक है ना, तो ये बात याद रखेंगे। यानी द्वितीय की यहां बात हो रही है तो 3 से 6, तो 3 से 6 यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पे देखिए 3 दो जगह है, 1803 क्या है? 2 जगह है, तो 23 नंबर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1803। सितंबर 1803 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धन किस भक्ति संत के लिए प्रसिद्ध है? किस भक्ति संत को है जो है जन्मस्थली है ये कहा जाता है? ठीक है ना, तो सीर गोवर्धन जो है आपका बीएचयू के पास है। किसके पास है? बीएचयू के पास है, जो संत रविदास के लिए जाना जाता है। किसके लिए? संत रविदास के लिए जाना जाता है। तो 24 नंबर का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट उत्तर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बर्नियर बनेगा। कौन बनेगा? बर्नियर। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इन्होंने ही कहा था काशी भारत का क्या है? एथेंस है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जो किसके दरबार में आया था? दारा शिकोह के दरबार में आया था। ठीक है ना, किसके दरबार में? मुगल राजकुमार जो दारा शिकोह था उसके दरबार में यह आया था, और यह क्या था? एक चिकित्सक के रूप में कार्य करता था। ठीक है ना, बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर बनेगा बदायूं में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 क्या कह रहा है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में देव सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का क्या नाम है? ललितपुर में, जिसे उत्तर प्रदेश का रूर कहा जाता है। किसे? ललितपुर को। भारत का रूर झारखंड को कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ ललितपुर को अगर पूछे तो ये यूपी का क्या है? रूर है। यूपी का रूर है। 27 नंबर का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी शिव मंदिर ललितपुर। शिव मंदिर ललितपुर, याद रखिएगा इसको। देवगढ़ का किला भी ललितपुर में है, याद रखिएगा। देवगढ़ का किला भी ललितपुर में है। 31 जैन मंदिरों के अलावा यहाँ हिंदू मंदिर भी स्थित है। ठीक है, नरसिंह मंदिर का निर्माण भी बुंदेला जो है देवी सिंह ने करवाया था, जबकि दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल प्रतियां जो है प्रतिष्ठित की गई हैं? तो ये उत्तर जो होगा 28 नंबर का सॉरी दोस्तों, कुषाणों ने। क्या था? कुषाणों ने, कुषाण वंश के शासकों ने। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे तो कनिष्क का नाम आता है। कुषाणों की अगर राजधानी की बात करते हैं तो पुरुषपुर या पेशावर थी, और दूसरी राजधानी इन लोगों की मथुरा थी। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। तो ये बात याद रखिएगा, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा और पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पेशावर वर्तमान में कहां पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिएगा, देवा बाराबंकी क्या सुमेलित है? आल्हा महोबा क्या सुमेलित है? कर्मा मथुरा क्या ये सुमेलित है? अगला है कजरी मिर्जापुर। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत उत्तर है, बाकी सभी सही उत्तर है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा, देवा बाराबंकी, आला महोबा, कजरी मिर्जापुर। ठीक है ना? ये फेमस है, इनको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन सा उत्तर प्रदेश में गीत गाया जाता है? स्पेशली सावन के महीने में, स्पेशली सावन के महीने में तो वो आपका कजरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कजरी सावन के महीने में गाया जाता है, स्पेशली मिर्जापुर में, स्पेशली मिर्जापुर में। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? रंगीला घराना कह रहा है, रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगरा में रंगीला घराना का संबंध है। किससे संबंध है? आगरा से। ठीक है ना? ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? मैथिली शरण गुप्त का जन्म पूछ रहा है, किस जिले में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा झांसी। क्या बनेगा? झांसी। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? और ये खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है ना? याद रखिएगा, इनकी कृतियों की बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी की साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मुख्य कृतियों की बात करेंगे तो पंचवटी हो जाएगा, साकेत हो जाएगा, जयद्रथ वध हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा, द्वापर झंकार हो जाएगा, जय भारत हो जाएगा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना? 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? वुमेन पावर लाइन के लिए नंबर क्या है? संपर्क नंबर क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। तो 1090 संपर्क लाइन है। जबकि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करने के लिए 112, यातायात के लिए 1095, और जबकि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध 1930। याद रखेंगे, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ये क्या है? संपर्क नंबर है। याद रखेंगे 1930 किसके लिए है? साइबर अपराध के लिए है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है? तो ये कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसा विवाह कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। 35 नंबर क्या कह रहा है? किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा, आंद्रे वेटेइल ने इस बात को कहा था। किसने कहा था? आंद्रे वेटेइल का ये तर्क था कि गांव जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई नहीं है। ठीक है ना? तो इस बात को उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 क्या कह रहा है? 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? 1957 में पूछ रहा है आपसे। तो 1957 में जो थे वो बलवंत राय मेहता जी थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता ही वो व्यक्ति हैं जिनके अनुशंसा पर ही जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं 23 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसकी जयंती का प्रतीक है ये? तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का यह प्रतीक है कि उन्हीं के याद में यह किसान दिवस
मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। वो कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, मोल्ड बोर्ड, हल व मृदा खुदाल। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्या कह रहा है? किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यह तो व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा, क्योंकि अपने मित्र को सूचना देना है। तो कैसा कहलाएगा? व्यक्तिगत पत्र कहलाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से गृहीत स्वरों का युग्म सही है? गृहीत स्वरों का युग्म जो है वो सही है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो गृहीत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वरों को गृहीत स्वर कहते हैं। जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषाओं से अपनाए जाते हैं उन्हें गृहीत स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ये वाला, ठीक है ना, ये गृहीत स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इनमें से कौन सा सही है? आहा तो गृहीत स्वर है नहीं, यानी इसमें जो ऑप्शन ख भी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 5, यानी उत्तर हो जाएगा 5वां नंबर। यह बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? उद्धरण चिन्ह के पहले लगता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो वहां लगता है, या जहां कोई निर्देश देना हो वहां रुकता है, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां लगता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो तो वहां पे लगता है अल्प विराम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा एक अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, ना कि शुद्ध शब्द पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा तिलांजलि सही है या गलत है? विभीषिका सही है अथवा गलत है? विस्मरण सही है अथवा गलत है? हितैषी सही है अथवा गलत है? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 42 में विस्मरण, हितैषी और तिलांजलि, ठीक है, ये सभी के सभी जो है आपके वो सही है अथवा गलत है। देखिए विस्मरण जो लिखा जाता है उसमें छोटी ई की मात्रा रहती है। क्या रहती है? छोटी की मात्रा रहती है, तो यानी ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। विभीषिका जो लिखा जाता है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, तिलांजलि भी बिल्कुल सही लिखा गया है, हितैषी भी सही लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य डॉट 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 विशेषण का उदाहरण है। किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? तो 43 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। कैसा बनेगा? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक। क्योंकि यहाँ तापमान की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तापमान का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए ये गुण प्रकट कर रहा है, इसलिए गुणवाचक होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य कह रहा है शुद्ध है? तो 44 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो देखिए आप कौन सा है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये शुद्ध होगा, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। ऑप्शन बी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और क्या पूछा था? शुद्ध पूछा, तो यही बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है, ये आपसे कह रहा है, ठीक है ना। क्या पर्यंक, सूत, दूध, ये शुद्ध है सभी, ठीक है। 45 नंबर का मयूर, महिष, जैस, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का, ठीक है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विलोम। नेकी, भलाई, एक ही बात है। तरुण, किशोर, एक ही बात है, ठीक है। विभक्त, पृथक, एक ही बात है। दीर्घकाय, कृषक, कृषकाय, यानी बड़ा और छोटे की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर, स्थिति एवं स्थित, स्थिति
एवं सित। ठीक है, अब इनका अर्थ क्या होता है? सिति का मतलब क्या होता है? सिति का मतलब होता है श्याम। सिति का मतलब क्या होता है? श्याम। और शीत का मतलब होता है क्या? सफेद। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? उदक को प्राप्त समास विग्रह में कौन सा समास है? उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त समास विग्रह जो होगा वो कर्ता ने कर्म को उदक को, इसलिए कर्म तत्पुरुष है, यानी क्या है? कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो परसर्ग है उनको आपको याद रखना है। को, के द्वारा, का, के, की, में, पर, ये सब जो है ना आपको तत्पुरुष समास के लिए याद रखना पड़ेगा। जो आपके क्या है? कारक, जो आपके कारक हैं उनको याद रख के आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। बुंदेली बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बुंदेली की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बुंदेली यानी बुंदेलखंड। जो मध्य प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं उन्हें बुंदेलखंड कहा जाता है। यानी 49 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट जैसे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, बुंदेलखंड के अंतर्गत, तो बुंदेली इधर ही बोला जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का है कि पंचायती राज का है कि प्रशासनिक सेवा का है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बनेगा प्रशासनिक सेवा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 51 की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? वो एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन का मेजबानी की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फरवरी महीने में एआई समिट हुआ है भारत में। कब हुआ है? फरवरी महीने में। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया आपस में लड़ने पे पगलाई है, लेकिन इंडिया में समिट हो रहे हैं, एआई समिट। ठीक है ना, तो ये बात भी एक गौर करने वाली बात है। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? वो कौन सा कंडीशन है? तो आपका उत्तर जो बनेगा 54 नंबर का क्या बनेगा? आप जरा बताइए, 54 नंबर का उत्तर क्या बनेगा? हाँ, क्वेश्चन छूट गए हैं क्या दोस्तों? शायद यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 व 53 इसमें छूट गया है। ठीक है, 52-53 में जो क्वेश्चन था वो छूट गया दोस्तों, सीधे 54 आ गया। एक पेज इसमें से लगता है मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है? ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 54 का डी हो जाएगा, डेटा सत्यापन। क्या बनेगा? डेटा सत्यापन बनेगा। ठीक है ना। 55 की बात करते हैं। एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका भी ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य दस्तावेज का डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की। कह रहा होस्ट कंप्यूटर के नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? होस्ट कंप्यूटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डोमेन कहा जाता है। क्या कहता है? डोमेन कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। प्रोटोकॉल का एक स्तरीय सेट कौन सा है? प्रोटोकॉल का एक स्तरीय सेट कौन सा है? तो टीसीपी आईपी है, और कौन सा होगा? टीसीपी और आईपी। ठीक है ना, ये एक सेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा आप लोग। कह रहा है यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? 58 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा, इमीडिएट
पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस का ये क्या है, एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, यूपीआई। जबकि इसी के संदर्भ में हम आरटीजीएस की बात कर लेते हैं, तो आरटीजीएस 24x7 हावर्स आप पेमेंट कर सकते हैं, 365 दिन। इससे और इसमें 2 लाख प्लस त्वरित भुगतान हेतु आरटीजीएस किया जाता है, 2 लाख प्लस। जबकि छोटा बड़ा कोई भी लेन देन करना हो तो वो एनईएफटी होता है, नेफ्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना डॉट 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 लेन देन के उदाहरण है। किसके लेन देन के उदाहरण है, तो 59 नंबर का जो आंसर बनेगा ई मनी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ई मनी के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ व्यवसाय की बात नहीं थी कि आप व्यवसायिक आप ई कॉमर्स कर देंगे, यहाँ लेन देन की बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो एक प्रारूप नहीं है, वीडियो का एक प्रारूप नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए MSQ। जबकि यहाँ MP4 या WMV या AVI ये सभी के सभी हैं। ओके, 61 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। तो 61 नंबर का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, आप लोग कह रहा है वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार के लिए खोज को संदर्भित करता है। ऑप्शन क्या बनेगा, क्या साइबर सिक्योरिटी बनेगा, साइबर कानून बनेगा, साइबर इथिक्स बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, साइबर इथिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की। कह रहा है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, क्या हेड रोबोट बनेगा, एंड्रॉइड रोबोट बनेगा, ह्यूमनॉइड्स रोबोट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा 62 नंबर का, ह्यूमनॉइड्स बनेगा, ठीक है ना। 63 नंबर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, अमेजन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 63 नंबर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा AWS IoT कोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। AWS द्वारा प्रदान किया गया है IoT प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका पूरा नाम की अगर बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रोम नहीं है, कौन एक रोम नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। पी रोम है कि ईपी रोम नहीं है कि ईपी रोम नहीं है या ईडीपी रोम नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से। तो 64 नंबर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही नहीं है रोम, बाकी सभी रोम के प्रकार में बताया गया है, ठीक है ना। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 65 नंबर, तो 65 नंबर का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, वितरण बनेगा, इंटरनेट बनेगा, वर्चुअलाइजेशन बनेगा या इंटरनेटवर्किंग बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंटरनेटवर्किंग आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है, कौन सा सूक्ष्मजीव, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे लैक्टोबैसिलस, यही आपका उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर, ठीक है ना, याद रखेंगे। यह जीवाणु जो है लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है, जिसके कारण दूध से दही में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपीराइट का संरक्षण लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है, मतलब कॉपीराइट जो है किसी लेखक की बुक अगर है उसकी कॉपीराइट कब तक मानी जाती है, उसकी मृत्यु के कितने वर्ष बाद तक मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 60 वर्ष बाद तक मानी जाती है, मतलब उसकी मृत्यु के 60 साल बाद भी कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखेगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की बटालियन किससे गठित की गई है, एनडीआरएफ जो है किससे गठित की गई है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो किससे गठित किया गया है, आप लोग बताएंगे। तो 68 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से, यानी सीएपीएफ से। सीएपीएफ का तात्पर्य आप जानते हैं, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सभी के सभी, असम राइफल्स भी इसी में आते हैं, सीएपीएफ के अंतर्गत, ठीक है ना।
69 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत को निम्नलिखित में से कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 69 का उत्तर क्या होगा? तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। कितने में? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे अधिक, अति अधिक और अधिक अति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न जोखिम क्षेत्र, ये 5 भागों में इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, भूकंप के आधार पर, भूकंप की तीव्रता के आधार पर। 70 नंबर, 5G 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 70 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संचार अवसंरचना में रणनीतिक नियंत्रण करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से कहा जाए तो ये बैकडोर और विदेशी नियंत्रण के जोखिम को कम करना ही इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। 71 नंबर, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है? ब्लॉकचेन का यह तकनीक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इस क्षेत्र को बताइए आप लोग। 71 नंबर का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए, जिससे डिजिटल लेन देन सुरक्षित होता है, जिससे डिजिटल लेन देन क्या होते हैं? सुरक्षित माने जाते हैं। ब्लॉकचेन का संबंध किससे है? डिजिटल लेन देन से है, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? 72 नंबर का 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है? ऊर्जा राजधानी में स्थित है। ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? सोनभद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोनभद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस तट के नाम से जाना जाता है? कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस तट के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बताइए। 74 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तरी सरकार तट या कोरोमंडल तट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल तट। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है? काली व तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है? तो 75 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? नेपाल हिमालय कि कुमायूं हिमालय कि पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय का भाग आएगा? तो इसका आंसर बनेगा नेपाल हिमालय। क्या बनेगा? नेपाल काली से तीस्ता के बीच। जबकि पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सतलज से काली तक कौन सा है? कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए चलने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? ये आपसे कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर का कहा जाएगा समोच्च कृषि। क्या कहा जाएगा? समोच्च कृषि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समोच्च से क्या तात्पर्य है? समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली रेखा सॉरी दोस्तों, समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाली रेखा। ठीक है ना। कह रहा है सितंबर 2025 में किसे एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एनएचपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? 78 नंबर का आंसर क्या बनेगा? सुशीला कार्की बनी है। कौन बनी है? सुशीला कार्की। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण करवाई है ये। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है इसमें? रामचंद्र पौडेल है। कौन है? रामचंद्र पौडेल। ये बात ध्यान रखिएगा। 79 की बात करते हैं। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहां संपन्न हुआ? 5वां दौर पूछ रहा है 79 का। तो 79 का जो उत्तर होगा वो कहां होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रोम इटली। रोम इटली में किसके किसके बीच? अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता 5वां दौर यानी 5वां सम्मेलन इटली के रोम में आयोजित किया गया।
मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? दृष्टिबाधित महिला की बात की जा रही है। 80 नंबर का उत्तर क्या बनेगा? 80 नंबर का उत्तर क्या होगा? छोंजिन अंगमो। छोंजिन अंगमो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर, मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? एआई डेटा सेंटर की स्थापना किस शहर में किया जा रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। 81 नंबर का 81 नंबर का उत्तर होगा रायपुर में। कहां पे? रायपुर में इस प्रश्न का आपका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? 82 नंबर का आंसर क्या बनेगा? क्या हम लोग वी राव को कहते हैं, सुकुमार चक्रवर्ती को कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? या हम लोग पीसी महालनोबिस को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है ना, याद रखेंगे, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाओं के ये निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य इसका जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना भी होता है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना भी होता है। यानी उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न का उत्तर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बजट का उल्लेख आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस अनुच्छेद में किया गया है और बजट शब्द के बदले किस शब्द का वहां प्रयोग किया गया है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? वाणिज्यिक बैंक जो है सरकार को क्या देती है? उधार देती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो उत्तर बनेगा करेक्ट उत्तर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे एसएलआर के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? एसएलआर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन एलिजिबल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 85 नंबर का। ठीक है ना, सिक्का जारी करने के लिए वही जिम्मेदार है, नोट जबकि रिजर्व बैंक। 86 नंबर, भारतवर्ष में प्रथम बहुत स्तर इस्पात संयंत्र जो स्थापित हुआ था वो कहां पर स्थापित हुआ था, किसके सहयोग से? तो टिस्को था भारत का सबसे बड़ा प्रथम बृहद स्तर का उपक्रम था ये, जिसकी स्थापना रांची के जमशेदपुर में किया गया था। कहां किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था 1907 में, और प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1912 में। तो यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा टिस्को जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 87 नंबर का। 86 नंबर हो 87 नंबर, भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी कौन सी है? सतत विकास लक्ष्यों की जो है नोडल एजेंसी वो कौन सी है? तो 87 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो नीति आयोग बनेगा। क्या उत्तर बनेगा? नीति आयोग, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी आपका जो सतत विकास लक्ष्य है उसका क्रियान्वयन जो है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? किसको प्रस्तुत करता है ये कह रहा है, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड में काम करता है? तो किस आवृत्ति बैंड में काम करता है? तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 89 का आंसर क्या बनेगा आप लोग बताइए? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2.4 गीगा आईएसएम, 2.4 गीगा आईएसएम। ठीक है ना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी गीगाहर्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 2025 में उत्तर प्रदेश की एआईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एआईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग जरा सोचिए और बताइए। क्या सरकारी कार्यों का निजीकरण होगा या कृषि सरकारी कार्यों का निजीकरण होगा या कृषि यंत्रीकरण होगा, स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम होगा या सैन्य अनुसंधान? इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा आप लोग बताएंगे। ध्यान पूर्वक देखिए क्या उत्तर बनेगा इसका। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 90 नंबर का ऑप्शन नंबर सी
स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप पे आधारित डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रमुख लक्ष्य जो है वो बहुत सारे लक्ष्य हैं, जिनमें से मैं प्रमुख आपको बता देता हूं। रोजगार का सृजन करना, आर्थिक विकास करना, डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, नवाचार और अनुसंधान करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है आपका डिपेंडेंट है डीआई पर, डीआई बेस्ड है। ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक डीआई को देखेंगे और इनको हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए डीआई 91 से 95 एक ही डीआई पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 17 के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय करोड़ को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा आइटम और एक्सपेंडिचर यहां पे दिया है करोड़ में। ठीक है, 13 से लेके 17 तक के वर्षों का उल्लेख किया गया है। इसमें सैलरी है, इसमें फ्यूल ईटीसी है, बोनस है, इसमें इंटरेस्ट एंड लोन है, टैक्सेस है, इन सभी को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम प्रश्न पे सीधे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। 91 नंबर कह रहा है किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है किस वर्ष कर और ऋण, कर यानी टैक्स, ऋण यानी लोन, यानी इनकी और इसकी बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, ऋण पर ब्याज। ठीक है ना, हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर व्यय से कम है, ईंधन आदि पर व्यय से कम है, ऐसा बात कह रहा है। ठीक है ना, फ्यूल पर, इससे कंपैरिजन करना है। तो किस वर्ष कह रहा है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा वही देख लीजिए आप लोग। तो यहां देखिए फ्यूल में 20 है, यहाँ पे टैक्स जो है 18.6 है, यहाँ पे 4.8 है। ठीक है, तो कम की बात कहा है, तो यहाँ पे दो हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 4.8, ये शॉर्ट में ही जोड़ लेते हैं, 4.8 और 18.6 इसको जोड़ते हैं, और ये 13 का हो गया, 14 का जोड़ लेते हैं, 7 है और 22.6 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक, अब यहीं पे हम लोग 16 का देखते हैं, 16 भी दिया है, तो 16 का देख रहे हैं 17.5 है, 6.28 है। अब यहाँ देखिए 17 6 23 होता है। अब यहाँ पे देखिए 28 दिया गया फ्यूल का, कितना दिया गया 28। साफ साफ देखने से ही लग रहा है कि यही आपका प्रश्न का उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि बाकी में इधर हम जब देख रहे थे तो यही इससे ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहां पर देख रहे थे इन दोनों के योग से ये ज्यादा है। ठीक है, तो 16 नंबर ही आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 2016 इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन और वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना है। अब कह रहा है 13 से लेके 17 तक, यानी यहां से लेके यहां तक जो सैलरी दी गई है इसका औसत आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 92 नंबर का आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 60.5 है, 68 है, यानी लगभग जो है 60 तो सभी में है, तो 6 चौके 24, 240 ऐसे हो गया। ठीक है ना, 240 ऐसे हो गया। अब एक्स्ट्रा जो है उसे जोड़ लेते हैं, 8 2 10 यहां हो गया, 7 17 यहां हो गया, और यहां 24 बेसी है, तो 17 और 24 कितना हो जाएगा, 17 और 24। ठीक है, जोड़िए जरा, ये 17 हो गया और 24, इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11 हासिल गया 1 4 1 5 5 2 7 1 8, यानी कि 281 ये हो गया आपका। ठीक है ना, 281। वैसे 5 वर्ष है ना भाई, ये 5 वर्ष है, 4 ही वर्ष जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 60 और जोड़ लीजिए, यानी लगभग 340 के आसपास जाएगा। कितने के आसपास, 340 के आसपास जाएगा ये। तो 5 से इसमें भाग कर दीजिए, 5 से इसमें क्या करिए, भाग कर दीजिए। हालांकि यहां लगभग से काम नहीं बनेगा, यहां टोटल ऐड करना ही पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमने छोड़ रखा है वही एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, बस सीधी पॉइंट वाला जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12 5 17 17 2 19, यानी लगभग 242 342 के आसपास, 342। ठीक है, अब 5 से भाग करिए,
5 छक्का 30, 5 वट्ठे 40, 5 चौका 20, यानी 68 समथिंग, 68.4 समथिंग आएगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 68.58। ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरा नहीं जोड़ा था और एग्जाम में आपको पूरा जोड़ना भी नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय यानी एक्सपेंस की बात कर रहा है, तो पूरा एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, तो कह रहा है किसमें समान है लगभग, वही आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो जरा देखिए आप, वेतन व ईंधन, वेतन व ईंधन जो है कह रहा है क्या ये समान है? ठीक है, फ्यूल और वेतन, आप जरा सोच के बताइए क्या ये समान हो सकता है? इधर 60 प्लस है, इधर इतना है, तो क्या ये समान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं आगे कौन होगा। ईंधन और ऋणों के ब्याज, ईंधन और ऋणों के ब्याज यहां और यहां, क्या देखिए इनमें समानता है? यहां देखिए और यहां देखिए। ठीक, इसमें 20, 23, 19, 28, 30 है, जबकि यहां एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके समान बनाए लगभग। कह रहा वेतन और कर, वेतन व कर, टैक्सेस को देख लीजिए और वेतन को देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर, ये भी नहीं होगा। ठीक, ऋणों पर ब्याज और कर, ऋणों पर ब्याज व कर, ऋणों पर ब्याज व कर, इंटरेस्ट को देख लीजिए और टैक्स को देख लीजिए। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट और टैक्स को देखते हैं यहां पे, तो क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है? यहां परास की बात किया है दोस्तों, तो यहां परास मीन्स ये होगा कि उनके बीच अंतर मैक्सिमम हो, उनके बीच अंतर जो हो वो मैक्सिमम हो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी? ठीक है ना, तो वेतन का अगर हम परास देखेंगे तो सबसे ज्यादा 84 है, सबसे कम जो है 60.5 है, तो यहां से परास जो निकलेगा वो 23.5 निकलेगा। ठीक, तो कहा है लगभग समान थी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं किसका है लगभग समान। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं क्या कहा है, ईंधन और ऋणों के ब्याज, ईंधन और ऋणों के ब्याज में जो है उसका परास देख लेते हैं, वेतन का देख लेते हैं और ईंधन का। पहले वेतन और ईंधन का देख ले। ईंधन का परास क्या है, सबसे कम कौन सा है इसमें? 19.4 है, 30.2 है, तो इनका डिफरेंस जो बनेगा वो 10 समथिंग बनेगा, 10.8 मान लीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब यहां परास एक का 23.5 है, एक का परास जो है 10.8 है। अब इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी का, ईंधन और ऋणों पे ब्याज, ईंधन पे देखिए परास क्या है। ईंधन पे परास अगर हम देखते हैं तो अभी आपने देखा कि इसका 10.8 बन रहा था, क्या बन रहा था? 10.8 बन रहा था। ठीक है, ऋणों के ब्याज पे परास देख लेते हैं। ऋणों के ब्याज पर सबसे ज्यादा जो है वो 10.1 है और सबसे कम 5 है, मान के चलिए 5 का डिफरेंस है लगभग। लगभग कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो 5 समथिंग आएगा, ये 5 हो गया। ठीक, अब देखिए अगला, देखिए वेतन और कर पे देखिए, तो वेतन और कर, वेतन का डिफरेंस अभी आपने देखा क्या था? वेतन पे डिफरेंस जो है वो 23 के आसपास था। कितने के आसपास था? 23। क्या कर पे भी वही डिफरेंस है? कर पे देखिए जरा, टैक्स पे कर, टैक्स यहाँ सबसे ज्यादा जो है 22 है, यहाँ भी 23 का डिफरेंस होने की कोई संभावना ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, ऋणों पर ब्याज और कर की बात कर लेते हैं। ऋणों पर ब्याज और कर को देख लेते हैं। इसमें क्या है, कर का परास जो आएगा वो सबसे ज्यादा 22.6 है और सबसे कम जो है 16.8 है। अगर हम डिफरेंस करने बैठ जाए तो 5.8 के समथिंग बैठेगा। ठीक है, यहाँ ऋणों पर ब्याज को देखें हम अगर से, तो ऋणों पर ब्याज जो है इसमें भी तो हमारा 5.8 ही बैठ रहा था, तो लगभग समान जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी? कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में 20% से अधिक थी, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो वेतन की बात किया है ये सिर्फ, तो 20% देखिएगा, यहाँ पे 12 बढ़ जाएगा, यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे जो है लगभग 62 दूना जानते ही 124 के आसपास, 125 यानी 12.16 समथिंग बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो
67 का दुगना हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 17 बन जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ 67.2 से 84 हो गया है सीधे सीधे। यानी हम इसे अगर डिफरेंस करने बैठ जाए तो 67 से 84 में जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा, यहां से हम देखें तो 3 हो गया और 3 17 हो गया, 17 4 21 हो गया, 21 का डिफरेंस है। और 21 67 का अगर हम 20% निकालने बैठ जाए, ठीक है, 20% से अधिक थी तो 20% से ज्यादा यही बैठ रहा है, क्योंकि 67 का अगर हम दुगुना करने बैठ जाए तो 65 दूना 130, लगभग 14 के आसपास आएगा, लगभग 14 से ज्यादा 21 है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2017 में 20% से ज्यादा हुई है, 2017 में 20% से ज्यादा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 95 नंबर, वर्ष 2013 से 17 तक के ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय, ईंधन का औसत वार्षिक व्यय कह रहा है, ठीक है, 13 से 17 तक पूरा आपको जोड़ना ही पड़ेगा, 13 से 17 ये वाला हिस्सा आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, तथा कर पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर, मतलब कर भी यानी टैक्स भी आपको जोड़ना पड़ेगा और दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए जोड़ते हैं और डिफरेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूल को जोड़ते हैं। फ्यूल क्या है, 20 है, 23 है, 23.4 है और 19 है प्लस 19 है, तो ऐसे ही जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहां पे जोड़ते हैं, 4 4 8 8 8 16 16 2 18 की 8 हासिल गया 1 और 3 9 12 12 8 20 20 1 21 हासिल गया 2 और यहां जोड़ते हैं 2 2 4 1 5 5 2 7 3 10 2 12 12, यानी आपका जो बन रहा है वो 121.8 बन रहा है। क्या बन रहा है, 121.8 बन रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं 121.8। यहां डिफरेंस पूछा गया है, औसत के बीच डिफरेंस पूछा गया है, किसके बीच, औसत के बीच डिफरेंस पूछा गया है, ध्यान देखिएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 8 हो गया 20 20 5 25 25 6 31 की 1 हासिल गया 3 और 8 2 10 6 16 16 7 23 23 1 24 24 3 27 हासिल गया 2 और 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 और 7 2 9, ठीक है ना, लगभग 97 आ गया। तो यहाँ पे हम इसे भी 5 से भाग कर देते हैं तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 20 और इसे 5 से भाग कर देते हैं लगभग आ जाएगा 24, ठीक है ना, लगभग कितना आ जाएगा 24, ठीक। तो अब इसका जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 95 नंबर का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ 20 मैंने ज्यादा किया है, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे जो डिफरेंस बनेगा वो लगभग 5 के आसपास बनेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। या आप पूरा जोड़िए, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पूरा जोड़िए, पॉइंट वाला भी पूरा पूरा जोड़ के आप करिए, डिफरेंस आपका यही उत्तर आएगा 4.94, ठीक है ना, क्योंकि 97 ही था तो इसको मैंने 100 मान के 5 से भाग किया तो 20 आ गया था, जबकि ये सिर्फ ऐसे ही 5 से काटा जाए तो ये 19 समथिंग आएगा, यानी डिफरेंस जो आएगा लगभग 5 के आसपास आएगा, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट डीआई हम लोगों के सामने है, इस पे भी 5 क्वेश्चन पूरा देखने को मिलेगा हमको, तो यहां भी ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है, 2023 में दी गई कंपनी से निकाले गए यानी फायर्ड एम्प्लॉय जो है की संख्या 2001 में पदोन्नत यानी जिनको प्रमोशन मिला है कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो 2003 और 2001, 2003 में फायर्ड कर्मचारी, तो देखिए फायर्ड कर्मचारी के लिए जो है वो ब्लैक से दर्शाया गया है और जबकि प्रमोटेड के लिए आपका थोड़ा सा जो है वो इस कलर से दर्शाया गया है, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ 3 और 1 की बात है, 3 कहां है, 2003 देखिए यहां है, ठीक है ना। तो यहां मैं अगर देखूं तो फायर्ड को यहाँ ब्लैक कलर से दर्शाया गया है, तो ब्लैक में यहाँ 45 है, कितना है 45, जबकि यहाँ प्रमोटेड की बात करते हैं तो 55 है, प्रमोटेड की बात करते हैं तो 55 है, ठीक। लेकिन यहाँ प्रमोटेड कर्मचारी की बात 2001 की बात कर रहा है, तो प्रमोटेड जो है 2001 में 25 है। तो कह रहा है संख्या में अंतर क्या है, 25 और 45 में अंतर 20 का है। 96 नंबर का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कह रहा है कि 2003 से 5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए यानी हायर्ड कर्मचारियों
की औसत संख्या और पदोन्नत कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात क्या है? हायर किए हुए कर्मचारी व पदोन्नत कर्मचारी के बीच जो है वो पूछा है अनुपात, ठीक है ना। और किस वर्ष? 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच। तो सबसे पहले 3 से 5 के बीच में ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 से 5 मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच में पूछा गया है। तो यहां आपका फायर्ड यानी ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, बाकी इन दो कलर से मतलब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ नियुक्त कर्मचारी, हायर कर्मचारी की बात हो रही है, तो हायर कर्मचारी को व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। तो व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। तो 2003 में देखिए 38 है, कितना है? 38 है। और 4 में कितना है? 50 है। और 5 में कितना है? 40 है। इस तरह से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? ये 128। कितना बन जाएगा? 128 बन जाएगा। तो औसत पूछा है, 3 से भाग कर देंगे। 3 चौक के 12 और 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12 लगभग 3 तिरिक के 9, 43 के आसपास बन जाता है। कितने के आसपास? 43 के आसपास बन जाता है। जबकि यही पदोन्नत की बात करें, 3 से 5 में ही पदोन्नत की बात करें तो वैसे डिफरेंस 128/3 ही रहने दिया जाए। क्या रहने दिया जाए? 128/3, क्योंकि हमें अनुपात पूछा गया है। अब पदोन्नत की बात कर लेते हैं। तो 3 में पदोन्नत जो है वो कौन सा है? ये आपका जो स्लेटी कलर में है 55, 40, 95, 50, यानी कि 100, 105, 145, 145, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां औसत के बीच पूछा गया है ना। तो 145/3 यहां भी हो जाएगा, 3 कॉमन है, कैंसिल आउट, 128 रेशियो 145, यानी 97 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? नियुक्त किए गए यानी हायर कर्मचारी और निकाले गए कर्मचारी से उपयुक्त में से दिए गए आंकड़ों कर्मचारियों में संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या यदि 500 थी, 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 500 थी। तो 1 और 4 के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में पदोन्नति हुई है जिनकी, किए गए कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना प्रतिशत होगा? ये आपसे पूछा गया है 98 नंबर का, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले 2001 को देखते हैं। तो 2001 में जो है कितना है भाई? यहां किसकी बात की गई है? यहाँ पे हायर्ड कर्मचारी, हायर और फायर, ठीक है ना। तो फायर कर्मचारियों को यहां न देखते हुए पदोन्नत की बात किया, प्रमोटेड की बात किया। तो प्रमोटेड की बात करें तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो 25 जो है उसकी बात कर रहा है। तो 500 कर्मचारी की बात की गई है। कितनी की गई है? 500 कर्मचारी की बात की गई है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि कितने कर्मचारी हुए हैं, तो हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, बटे कर देते हैं 100। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 25 से अगर हम काटे तो 25 दूना 50, 20 टाइम में कट जाएगा। 20 से इसे काटे तो 20 पंजे 100, 5 टाइम में कट जाएगा। यानी एक्स बराबर क्या मिल गया हमको? 5% मिल गया। क्या मिल गया? एक्स बराबर हमको 5% मिल गया 2001 में। अब 4 में भी देख लेते हैं हम, 4 में क्या कह रहा है। तो 4 में जो है पदोन्नत जो बात की गई है वो 40 है। कितनी है? 40 है। वही 500 कर्मचारी से, ठीक है। अब इसे वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं, ठीक। अब इसे काट लेते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ठीक है ना। तो 2 से अब यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार में और 4 दूनी 8, यानी y इक्वल टू जो हो गया वो 8 हो गया। यानी अब दोनों का डिफरेंस पूछा था। 8 - 5 कितना होगा भाई? 3%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 98 नंबर का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 ध्यानपूर्वक देखेंगे। किस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? अब यहां इसकी और इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। कलर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यानी आए और गए की बात हो रही है, पहला और आखिरी की बात हो रही है, पहला और आखिरी। तो 2001 में 30 आए, 35 गए। 2 में 45 आए, 40 गए। 3 में 38 आए, 45 गए, ठीक है ना। 38 आए और 45 गए, 7 ज्यादा। और यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यानी ऑप्शन बनेगा 2003। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का।
क्या कह रहा है, 2001 से 5 के दौरान में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। नियुक्त और निकाले गए, यानी हायर और निकाले गए। 1 से 5 तक पूरा, यानी 1 से 5 तक पहले नियुक्ति को निकालिए। नियुक्ति कितनी कितनी है, 30, 45 जोड़ेंगे 75 हो गया। 75 और इसे 35 मानिए, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 और 3 मान लीजिए, 113 हो गया। 113 और 50 कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। 163 और 203 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 203। ये हायर्ड कर्मचारी हैं, ये क्या है, हायर्ड कर्मचारी। और यहां देखिए निकाले गए कर्मचारी, यहां देखिए 35, 40, 45, 203, यहां मैं साइड में लिख लेता हूं 203। अब यहाँ 35 है, 40 है, यहां देखिए 75 हो गए। 75 और 45, 80, 40, 120 हो गए। 120 और 35 कितने हो गए, 155 हो गए। 155 और 35 कितने हो गए भाई, 155, 35, 190, 190। ठीक है, कितना अधिक है, तो यहां से कितना अधिक है भाई, 13 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का डीआई क्वेश्चन कैसा लगा आपको और ये पूरी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज की वीडियो हमें लगता है एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है और आज का डीआई भी अच्छा खासा डीआई है। ठीक है, अगर आप 10 के 10 प्रश्न बना ले पा रहे हैं तो आपका डीआई बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। ठीक है ना, लेखपाल की तैयारी आपका 100% कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे।